हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। मैं केशव शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आइडल को लेकर। देखो गाइस, अभी शो खत्म हुआ है, यानी कि अभी इंडियन आइडल 12 खत्म हुआ है और 13 को लेकर बहुत सारी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता ही रहूँगा। और जितनी भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी मुझे पता चलेंगी, सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। बट आज की वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो है गाइस एक इन्फॉर्मेशन देना जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बात है 2012 की रियलिटी शो इंडियन आइडल में भाग लेने वाला एक प्रतियोगी जो कि 3 राउंड तक पहुंच गया था, लेकिन उसको फिर भी जगह नहीं मिली। अब संगीत छोड़कर वह एक राइटर है, किताबें लिखता है, गायक की जगह वह एक लेखक बन चुका है। तो उस लेखक ने खुद सोचा कि क्यों ना वह अपना ऑडिशन जो उसने इंडियन आइडल में दिया उसके ऊपर अपना अनुभव शेयर करे, यानी एक छोटी सी किताब लिखे। और उसकी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों की एक जिम्मेदारी है कि आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप इंडियन आइडल के अंदर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने इंडियन आइडल को लेकर अपनी सच्चाई लिखी है कि भाई उनके साथ क्या क्या हुआ, 3 राउंड तक वो कैसे पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि भाई क्या इंडियन आइडल सही है या फिर नहीं है। एक छोटी सी किताब है जिनका नाम है निशांत कौशिक, और निशांत कौशिक ने ये छोटी सी किताब लिखी है। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को बता दी जाए इस किताब के बारे में, या फिर आपको इसका जो बुक के अंदर जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ज़रूर आपके सामने शेयर की जाएं। क्योंकि आप लोग भी करियर बनाना चाहते हैं, इंडियन आइडल के फॉर्म्स भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना चाहते हैं और आप भी अपना सपना बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको निशांत की ये कहानी भी सुन लेनी चाहिए। लोगों की धारणा है कि इंडियन आइडल का मंच टैलेंट को बढ़ावा देता है, लेकिन असल में आपके सपनों को तोड़ने वाला मंच है। मुंबई में हुए ऑडिशन में 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है जिसके अंदर आपको शामिल होना पड़ता है, और उस लाइन के अंदर सभी लोग जोश से भरे हुए होते हैं क्योंकि उनका मानना यही रहता है कि वो सब अपने दम पर इस लाइन तक पहुंचे हैं। इस लाइन में लगे कुछ लोग अपनी माँ के साथ आते हैं और कुछ लोग सिर्फ अकेले आ जाते हैं, परेशानियों से लड़ते झगड़ते जैसे तैसे करके वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। देखो, जो स्टोरी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये निशांत कौशिक के द्वारा लिखी गई किताब किस तरह से स्ट्रगल करता है एक सिंगर, उसके ऊपर बनाई गई है। वो इस किताब में लिखते हैं कि मैं जब सुबह 7 बजे लाइन में लगा था तो मैंने देखा कि लोग 5 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। उसका मानना यही है कि जो पहले आएगा उसका ऑडिशन सबसे पहले होगा। यह बात गलत साबित हुई क्योंकि इंडियन आइडल की जो टीम थी या क्रू मेंबर्स थे कोई भी वहां पर नहीं था और गेट भी दोपहर 1 बजे खुला। कई घंटे इंतजार करने के बाद वहां ना खाने और ना ही पीने की कोई खास व्यवस्था थी और ना ही टॉयलेट जाने का इंतजाम था। अगर आप कुछ खोजने बाहर आते तो आप लाइन से अलग हो जाते हैं और फिर आपको पीछे से फिर से लगना पड़ता है। दोपहर 1 बजे का जैसे ही इंतजार खत्म होता है, जैसे ही 1 बजे गेट खुलता है इंडियन आइडल का, वैसे ही लोगों की भीड़ एकदम ग्राउंड की तरफ भगती है। पिछले साल का विनर श्री राम देसी वॉज गाने पर लिपसिंग कर रहा था और आगे वो लिखते हैं कि एक वॉलंटियर हमारे बीच से निकला और श्री राम के पैरों पर गिर गया और जोर जोर से बोलने लगा मुझे भी इंडियन आइडल बनना है। और इसी के साथ उसको ये भी लगा कि उसका ऑडिशन सबसे जल्दी हो जाएगा। डायरेक्टर के कहने पर श्री राम के पैरों पर गिरने के कई बार रिटेक लिए गए, लेकिन जब उसने कहा कि वह और रिटेक नहीं दे सकता तो सेट पर मौजूद कंटेस्टेंट ने उसे गालियां दी और बात ना मानने के लिए ऑडिशन से बाहर निकाल देने की धमकी भी दी। और इसी के साथ उन्होंने उस लड़के के साथ रीटेक कंप्लीट किया। शाम के 5 बजे तक इसी तरह की नौटंकी चलती रहती है और 10,000 से ज्यादा लोग उस मैदान में इकट्ठे रहते हैं और वहां मैदान के बीच में स्टील के गिलास के साथ एक पानी का कनस्तर था और वहां एक ही टॉयलेट का इंतजाम किया गया था। जब हमने क्रू से लंच और पानी के लिए बाहर जाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा आप रिस्क पर जाएंगे क्योंकि ऑडिशन किसी भी समय शुरू हो जाएंगे। जितने प्रतियोगी थे जो इंडियन आइडल बनना चाहते थे वो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो उनको आंसर में या तो एक गाली या फिर एक धमकी मिलती थी। और इसी के आगे वो लिखते हैं कि इसी बीच वो 2 प्रतियोगी से मिले, जिसमें से एक किसी गांव का था के पैर में फटी
कटी हुई स्लीपर थी। एक और प्रतियोगी था जो दोनों आंखों से देख नहीं सकता था और उन दोनों के लिए क्रू खाना लेकर आया था। फिर वो लोग कैमरे लेकर नेत्रहीन के पास आए और उनसे अपने नेत्रहीन होने का जो कारण था वो पूछने लगे और वो नेत्रहीन लड़का जवाब नहीं दे पा रहा था, बट उन क्रू मेंबर्स ने, उन कैमरामैन्स के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने उसके जवाब भी लिखकर उसको दे दिए और बोला कि आपको ये बोलना है। कई घंटे बीत जाने के बाद करीब रात 8 बजे हमें बैच दिए गए और अंदर एंट्री मिली। अभी भी ऑडिशन शुरू नहीं हुए थे। हमें बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाया गया और हमसे वी लाइव इंडियन आइडल ऑडिशन चिल्लाने को कहा गया। हम सभी प्रतियोगी ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने बोला कि हमने जोर से वी लाइव इंडियन आइडल चिल्लाया। जब हमें अपनी आवाज का टेस्ट देना था तो इसी बीच एक प्रतियोगी का सब्र टूट गया और वह खड़ा होकर कहने लगा कि ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं, जज किधर हैं, और एक क्रू मेंबर्स ने आकर हजारों लोगों के बीच उसे थप्पड़ मार दिया। दूसरे क्रू मेंबर्स ने उसे प्रतियोगी से को घसीटते हुए बाहर, और देर रात फाइनली हम उस कॉरिडोर में पहुंचे जहां पर ऑडिशन रूम बने हुए थे। पहला राउंड स्टार्ट हुआ तो हमें लाइन में लगाया गया और जो कैमरामैन हुआ करते थे और या फिर क्रू मेंबर्स होते थे वो किसी को भी खड़ा कर करके कुछ भी गाना गवाना या कुछ भी पूछना स्टार्ट कर देते थे। और रियलिटी तो जब सामने आई, जब पता चला हमें कि कॉरिडोर में अभी जज भी मौजूद नहीं है। फिलहाल जो क्रू मेंबर्स हैं उनका काम है कि लोगों को फिल्टर करके जज के सामने पेश किया जाए। तो लोग बहुत बेसुरा गा रहे थे, या तो उनको ऑडिशन के लिए जज के सामने ले जाया गया या फिर जो बहुत अच्छा गा रहे थे उनको ले जाया गया। और अगर आप बीच के हैं, ना ही आप अच्छा गाते ना ही आप बुरा गाते हैं, सिर्फ मीडियम गाते हैं, तो फिर आपका कोई भी ऑडिशन नहीं होने वाला। और इसी के साथ जो मेरा एक दोस्त था जो गांव से ही आया था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया, जब उसकी बारी आई तो जज उसे ऊंचा और तेज गाने को कह रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ फट गई और इसी बात पर उसका मजाक उड़ा और वह रोते हुए बाहर आया। और इसी के साथ जो कॉरिडोर के अंदर जो प्रतियोगी थे उनको बेहोश होने की भी खबर आ रही थी। आधी रात में तीसरे राउंड तक पहुंच गए और जब मुझे थोड़ा बहुत तसल्ली हुई कि चलो आज मैंने इंडियन आइडल की रियलिटी और जिस शो को मैं इतना पसंद करता था उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। शो के अंदर ये सब होता है वो सब मैंने इतनी करीबी से देखा, हालांकि असलियत हैरान कर देने वाली थी। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडियन आइडल में हर साल पहचान मुश्किल से 10 लोगों को ही मिलती है, लेकिन हजारों लोगों के दिल टूटते हैं। अब ये छोटी सी जो बात थी जो मैंने आपको बताई है, इनकी बुक से मैंने छोटा सा पार्ट लिया है, लेकिन निशांत कौशिक की बातों में कितनी रियलिटी है ये जानने की कोशिश करेंगे। निशांत ने जो कुछ भी लिखा है अपनी बुक के अंदर वो सब कुछ एक प्रतियोगी को झेलना पड़ता है। मेरा मानना यह है कि जो आपको इतना बड़ा मंच देता है जहां आप अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने रख पाते हैं, तो उस मंच तक पहुंचना आसान तो नहीं होगा। हम इसे इस तरह से क्यों नहीं लेते कि दुनिया की कोई भी परीक्षा बिना पसीने बहाए तो अपने आसपास भी नहीं आने दे सकती। ये यूपीएससी की परीक्षा जैसा ही है, जिसमें भाग तो लाखों लोग लेते हैं लेकिन सिलेक्ट केवल कुछ ही लोग होते हैं। इंडियन आइडल का ऑडिशन भी लाखों लोगों ने दिया है, जो कुछ आपने देखा वो बिल्कुल सब सहते हैं। सपनों की नगरी मुंबई में हर रोज हजारों लोग आते हैं अपने अपने ख्वाबों को लेकर। उन्हें पूरा करने के लिए किस तरह रहते हैं, किस तरह खाते हैं, कैसे दिन गुजारते हैं, ये तो वही बता सकता है जिसके सपने बड़े हैं। और सफल होने की भी कोई गारंटी नहीं होती। कुछ मायूस होकर लौट आते हैं अपने घर वापस, लेकिन कुछ जो डटे रहते हैं, सालों स्ट्रगल करते हैं और एक मुकाम तक पहुंचते हैं। टीवी पर आने वाले ये रियलिटी शो लोगों को वही एक मौका देते हैं। इसके लिए उन्हें सालों इंतजार नहीं करना पड़ता, ये बस एक शॉर्टकट है। किस्मत के दरवाजे के बाहर अगर कुछ घंटे खड़े भी रहें तो जो उम्मीद होती है कि शायद हमारी किस्मत बदल जाए, पर यहाँ उसके लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है। काफी थका देने वाला होता है, पर इंतजार कहाँ नहीं होता। अगर निशांत कौशिक सिलेक्ट नहीं हो सके तो ऐसा नहीं कि कोई भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। रियलिटी शो कोई भी हो, उसमें आप वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है, और यही शो बनाने वाले रियलिटी के नाम एक अधूरे सच के सामने रखते हैं। वह शो जिसका एक निर्धारित समय होता है, अनुमान 1 घंटा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, यानी कि इतना आसान नहीं होता किसी भी रियलिटी शो के अंदर पार्टिसिपेट करना कि आपने फॉर्म भर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। बट कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगा कि इतना भी मुश्किल नहीं होता कि आप इंडियन आइडल जैसे मंच पे ना जा सको।
तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी शोज़ होते हैं छोटे बड़े सबके अंदर पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, ताकि आप एक अच्छे सिंगर बन सके और आपकी पहचान बन सके। मिलते हैं किसी नई सिंगिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।